दरअसल यह कहानी है एक ईमानदार किसान गुणरत्न की। वह अपने खेतों में मेहनत से काम करता था और अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक साधारण जीवन जीता था। गुणरत्न के पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसके पास संतोष और सुख था। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और वो उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। गुणरत्न खेत में जाने वाला ही होता है कि तभी सगुना कहती है, आप जाओ, लेकिन समय रहते वापस लौट आना। मैं नहीं चाहती कि आप रात को बाहर रहो। आजकल समय खराब है, रात में बाहर रहने का जमाना नहीं है। हाँ ठीक है सगुना, जल्दी वापस घर आऊंगा। और गुणरत्न मुखिया से मिलने के लिए उनके घर जाता है। अरे गुणरत्न भाई, कैसे हो? घर में कुशल पूर्वकता तो है ना? मालिक, भगवान की कृपा से सब ठीक है। गुणरत्न, आजकल खेतों में काम कैसा चल रहा है? इस बार पिछले साल से ज्यादा खेती करना है, इसलिए थोड़ा खेतों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस बार अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजना चाहता हूँ। अगर समय ने साथ नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आगे ईश्वर की माया है। अरे गुणरत्न भाई, बात करते करते जो काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था वह काम तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। गुणरत्न, कल सुबह तुम्हें मेरी बैलगाड़ी में 20 बोरी चावल को लेकर अमरापुर गांव जाना है और अमरापुर में मेरे मित्र विशाल के यहाँ पहुंचाना है। मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूं और यह काम करने के लिए मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने यह काम तुम्हें सौंपा है। बस इतनी सी बात, मैं आपका काम कर दूंगा मालिक। गुणरत्न, इस काम के बदले मैं तुम्हें अपनी 20 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे दूंगा। तुम जितनी भी फसल करोगे उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा मेरा। 20 बीघा जमीन मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ गुणरत्न, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तुम उस जमीन पर खेती करना और अपने बच्चे को खूब पढ़ाना लिखाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अब मैं मेरी जमीन और आपकी जमीन दोनों पर बहुत मेहनत से खेती करूंगा। ऐसा कहकर गुणरत्न अपने घर की ओर निकल गया। अरे किधर गई सगुना? अरे, आपको आने में इतना लेट कैसे हो गया? आप तो बोले थे शाम होने से पहले लौट आएंगे। और क्या बात है, आप इतने खुश कैसे नजर आ रहे हो? तो सुनो सगुना, कल सवेरे मुखिया जी के काम से मुझे अमरापुर गांव जाना है। वहां मुखिया जी के मित्र विशाल के यहाँ 20 बोरी चावल को पहुंचाना है और इस काम के बदले मुखिया जी मुझे उनकी 20 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे रहे हैं और उन्होंने कहा है उस जमीन पर जितनी भी फसल उगेगी उस फसल का आधा हिस्सा उनका होगा और आधा हिस्सा वो मुझे देंगे सगुना। यह सब भगवान की कृपा है। क्या सच में मुखिया जी ने ऐसा कहा? यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अब हम उस जमीन पर बहुत ज्यादा मेहनत करके फसल उगाएंगे और अपनी बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकेंगे। हाँ सगुना, इसलिए तो मैंने हाँ कहा है। ये सब सुनकर सगुना खुशी से मन ही मन झूमने लगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर, सगुना, मैं जा रहा हूं मुखिया जी के यहाँ से बैलगाड़ी को लेकर अमरापुर गांव के लिए। ठीक है, ध्यान से जाना और समय पर घर वापस लौट आना। हाँ, मैं शाम होने तक वापस आ जाऊंगा। पिताजी, शाम को जब आओगे तब मेरे लिए समोसे लेकर आना। ठीक है बेटा, ले आऊंगा। यह कहकर गुणरत्न अपने घर से चला जाता है और मुखिया जी के यहाँ से बैलगाड़ी को लेकर अमरापुर गांव के लिए निकल गया। गुणरत्न चलते चलते आखिरकार अमरापुर गांव पहुंच गया। अरे नमस्ते गुणरत्न भाई, कैसे हो? नमस्ते विशाल भाई, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हो? और आपका सुमित कैसा है? अरे गुणरत्न भाई, मैं ठीक हूँ। अमरापुर कैसे आना हुआ? विशाल भाई, मुखिया जी ने आपके लिए 20 बोरी चावल भेजे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैंने ही उनसे 20 बोरी चावल मंगवाए थे। बताओ विशाल भाई, चावल की बोरी सब कहाँ रखूं? आगे वाले रूम में रख दो। फिर गुणरत्न चावल की बोरी बैलगाड़ी से खाली कर देता है। ठीक है विशाल भाई, अब मैं चलता हूँ। मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। अरे गुणरत्न भाई, इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद चले जाना। अरे नहीं विशाल भाई, इतनी दूर जाना है, धीरे धीरे चलता हूँ और जहां कहीं भी मुझे थकान होगी मैं वही थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूंगा। ये कहकर गुणरत्न अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद गुणरत्न सोचता है
क्यों ना मैं थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम करूं। बहुत थक गया हूं। यह सोचकर गुणरत्न एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में नितिन नाम का एक आदमी वहां आ जाता है। अरे गुणरत्न भाई, कहाँ से आ रहे हो? आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। नितिन भाई, मैं मुखिया जी के काम से अमरापुर गांव आ गया था। मैं वहीं से आ रहा हूँ। थोड़ी थकान सी होने लगी तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर लिया जाए। वैसे नितिन भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं भी गांव की तरफ ही जा रहा हूँ। चलो फिर साथ में चलते हैं। फिर वो दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। गुणरत्न नितिन साथ में गांव की ओर आ रहे थे कि तभी रास्ते में समोसे की दुकान दिख जाती है। मेरे बेटे ने समोसे लेकर आने को कहा था। अगर समोसे लेकर नहीं गया तो मेरा बेटा मुझ पर गुस्सा करेगा। अरे भाई, क्या जमाना आ गया है। पहले हम सब अपने पिताजी से डरते थे और आज ऐसा दिन आ गया है जो हम सबको अपने बच्चों से डरना पड़ रहा है। हाँ भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। मुझे तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे दोनों से डर लगता है। मेरी पत्नी कब किस बात पर मुझ पर बरस पड़ेंगी ये मुझे नहीं पता होता है, और मेरा बच्चा कब मुझसे गुस्सा हो जाएगा ये भी मुझे नहीं पता। फिर भी हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। नितिन भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर गुणरत्न समोसे की दुकान पर जाता है और 2 समोसे लेकर आता है। चलो नितिन भाई, ले आया मैं 2 समोसा लेकर। तुम तो सिर्फ एक समोसे की बात कर रहे थे, तुम तो 2 समोसे ले आए। अरे भाई, बेटे के लिए तो एक समोसा ले लिया, और मेरी पत्नी भी तो है, उसके लिए भी तो कुछ ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। वरना वो घर जाते ही मेरे ऊपर बरस पड़ेगी, क्योंकि मैंने उससे बोला था कि मैं शाम तक घर लौट आऊंगा, लेकिन जाते जाते मुझे रात हो जाएगी। तुम अपनी पत्नी और बेटे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं। रात होने लगती है। फिर दोनों गांव की ओर जाते हैं। नितिन अपने घर चला जाता है और गुणरत्न भी अपने घर की तरफ चला जाता है। क्या जी, आप तो बोल रहे थे शाम तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तो अंधेरा हो गया है। सगुना, मैं भी रात होने से पहले ही घर वापस आना चाहता था, लेकिन वहां जाने में थोड़ा समय लग गया और उधर से आते वक्त थोड़ा थक गया था, तो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग गया था। लो, मैं तुम्हें और बेटे के लिए समोसे लेकर आया हूँ। क्या आप मेरे लिए भी समोसे लेकर आए हो? इसकी क्या जरूरत थी? आप सिर्फ बेटे के लिए समोसे लेकर आ जाते। फिर वो तीनों समोसे खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन मुखिया वादे के हिसाब से गुणरत्न को 20 बीघा जमीन दे देता है। ये देखकर उसका पड़ोसी समीर और उसकी पत्नी अनीता जलने लगते हैं। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जो वो भी हमारी तरह गरीब हो जाए। तो तुम ही अपना दिमाग चलाओ, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी कुछ महीने रुक जाइए, पहले गुणरत्न की सारी फसल तैयार हो जाने दो। और उधर गुणरत्न और उसकी पत्नी दोनों मुखिया के खेत में बड़ी ही मेहनत से काम करते हैं, और देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और उनकी पूरी फसल तैयार हो गई। तो फिर एक दिन, अब आप एक काम करिए, सब सोने के बाद मुखिया के खेतों में आग लगा देना, वरना फसल कल कट जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो वह हम दोनों के होते हुए जीते जी कभी भी राजा नहीं बन सकता। फिर रात होते ही समीर चुपचाप मुखिया के खेत की तरफ चला जाता है। मुखिया के खेत में आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर दोनों पति पत्नी फसल की कटाई के लिए खेत की ओर चले जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे सगुना, ये क्या हो गया? ये सारी फसल कैसे जल गई? ये कैसे हो गया जी? ये आग कैसे लग गई? हम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? हे भगवान, किसकी बुरी नजर लग गई? इतना कहकर सगुना जोर जोर से रोने लगती है। पता नहीं अब ये आग कैसे लग गई। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हमारा सारा अनाज जल गया। 2 दिन बाद मुखिया जी अपने घर अनाज लेने आएंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? इसमें अपनी क्या गलती है? अपने जानबूझकर ऐसा थोड़ी किया है। आने दो उनको, हम उनसे साफ साफ बोल देंगे। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और मुखिया गुणरत्न के यहाँ फसल लेने के लिए आते हैं। अरे गुणरत्न भाई, जरा बाहर आओ। फिर गुणरत्न और उसकी पत्नी दोनों बाहर आते हैं, लाओ गुणरत्न, मेरी फसल का आधा हिस्सा मुझे दे दो। लेकिन डर की वजह से गुणरत्न कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ गुणरत्न? तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मालिक, आपके खेत की पूरी फसल जल गई। जब मैं शाम को आया था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब अगले दिन सुबह फसल काटने के लिए हम दोनों खेतों में वहां गए
तो वहां जाकर देखा कि सारा खेत जला हुआ था। गुणरत्न, मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। मैं वह अनाज बेचकर अपने बड़े बेटे को शहर के अस्पताल में भर्ती कराना है। उसकी कुछ दिनों से तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा है उसे शहर के अस्पताल भर्ती करना होगा, और मैं इस फसल को बेचकर उसे शहर में अस्पताल ले जाने वाला था। मालिक, ये सब मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। मुझे भी अपने बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना था। मैंने भी आपके खेतों में बहुत मेहनत की थी। गुणरत्न, मुझे वह सब नहीं पता। मुझे मेरी फसल का आधा हिस्सा चाहिए, और अगर तुम्हारे पास मेरी फसल का हिस्सा नहीं है तो मैं तुम्हारी 10 बीघा जमीन और तुम्हारा घर ले रहा हूं। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगा? थोड़ी तो दया कीजिए मालिक। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जब तुम मुझे मेरी हिस्से की फसल का पैसा दोगे तब मैं तुम्हारा घर और खेत वापस करूंगा। अब तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ यहां से चले जाओ, वरना मुझे धक्के देकर यहां से तुम्हें भगाना पड़ेगा। फिर गुणरत्न अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कुछ खाने को लेकर आओ ना। हाँ जी, दोपहर हो गई और अभी तक मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया। आप कुछ खाने का इंतजाम करिए ना। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि महीनों की मेहनत पानी में चली गई और मुखिया जी ने भी अपने साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कभी सोचा नहीं कि अपने साथ इतना बुरा होगा। अपना इतना बुरा वक्त कभी आएगा। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब गुणरत्न के पास रहने को घर नहीं था और खाने को रोटी नहीं थी। यह वक्त गुणरत्न के लिए बहुत ही कठिन था। सुनिए जी, मैं अनीता के यहाँ जाती हूँ और उससे कुछ रोटियां मांग कर ले आती हूँ। आप दोनों तब तक यहीं बैठो। इतना कहकर सगुना अनीता के यहाँ चली जाती है। अनीता बहन, कुछ रोटियां हैं क्या? मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसको भूख लग रही है। अगर कुछ रोटी है तो दे दो, ताकि मैं मेरे बच्चे की भूख मिटा सकूं। रोटी तो नहीं है, और जो रोटी थी वो अभी अभी मेरे बच्चों ने खा ली। मुझे माफ कर दो बहन। फिर सगुना वहां से उदास होकर वापस लौट जाती है। क्या हुआ? सगुना, रोटी नहीं मिली क्या? नहीं जी, अनीता बोल रही थी। जो रोटियां थी वो उसके बच्चों ने खा ली, इसलिए उसके पास रोटियां नहीं थी। सगुना, अभी हमारे दिन खराब है तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। सुनो, हम बच्चे को लेकर दूसरे गांव अमरापुर चलते हैं, क्योंकि यहां अब अपनी कोई मदद नहीं करेगा और ना ही मुझे कोई काम देगा, और ना अब अपने पास अपनी जमीन बची है जिस पर अपने खेती कर सके। अब हमारा बुरा वक्त आ चुका है। लेकिन हम अमरापुर में किसके पास जाएंगे, और ऐसी हालत में हमारी कौन मदद करेगा? अरे, वो जो पिछली बार मैं अमरापुर गया था ना, मुखिया जी के काम से, वही विशाल भाई, उन्हीं के पास कोई काम जरूर मिलेगा। चलो हम अभी ही चलते हैं, ताकि शाम होने तक वहां पहुंच जाएंगे। गुणरत्न अपने परिवार को लेकर अमरापुर गांव तो जा रहा था, लेकिन गुणरत्न को अपने गांव से बहुत लगाव था। वह अपने खेत और घर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता था। फिर भी परिवार की देखभाल के लिए उसने दूसरे गांव जाने का निर्णय लिया और अमरापुर गांव जाने के लिए रवाना हो गए। शाम होने तक गुणरत्न अपने परिवार के साथ विशाल के यहाँ पहुंच गया। विशाल भाई, मेरे लायक कोई काम है क्या? अरे क्या हो गया गुणरत्न भाई, अचानक कैसे आना हुआ? फिर गुणरत्न सारी बात विशाल को बता देता है। हाँ, मुझे भी खेत में काम के लिए किसी की जरूरत थी। तुम चाहो तो मेरे खेत में काम कर सकते हो, और तुम्हें रहने के लिए खेत के पास ही मेरा एक घर है। मैं शहर आ गया तब से वहां कोई नहीं रहता है। तुम चाहो तो वहां रह सकते हो। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सगुना, यहाँ रहकर हमने अब बहुत पैसा कमाया है। अब मुझे गांव की याद आ रही है। अब हमें गांव वापस जाना चाहिए। हाँ जी, यह तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें अब बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यह भी हमारी तरह ठोकरें खाता रहेगा। हाँ, और मुझे भी अपने गांव की याद आ रही है। मैं विशाल भाई से बात करके आता हूँ। इतना कहकर गुणरत्न विशाल के पास चला जाता है। विशाल भाई, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ पैसा तो बहुत अच्छा खासा बना लिया है, पर मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मेरा बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसकी पढ़ाई कराना भी जरूरी है, और मैं भी अपने गांव जाना चाहता हूँ। वहीं खेती कर लूंगा और अपनी जमीन और अपने घर को वापस मुखिया जी से छुड़वा लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
जो आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया और मुझे इतना खेती का काम नए तरीके से सिखाया। हाँ गुणरत्न भाई, बच्चे की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम जब चाहो तब जा सकते हो। ठीक है विशाल भाई, मैं अपने परिवार को लेकर आज ही अपने गांव के लिए निकल जाता हूँ। फिर गुणरत्न अपने परिवार के साथ गांव लौट आया और अपने लिए एक नया घर बनवाया और गांव में ही और छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लिया और उसमें नए आधुनिक तरीके से खेती करने लगा। उस कारण उसकी फसल भी पहले से कई गुना अच्छी आने लगी। उधर उसके पड़ोसी समीर और अनीता पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए थे। फिर समीर एक दिन गुणरत्न के पास जाता है। मुझे माफ कर दो गुणरत्न भाई, 3 साल पहले मैंने ही मुखिया जी के खेत में आग लगाई थी। उसकी सजा मैं अब तक भुगत रहा हूं। अब हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और गांव में मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है। तुम मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है, पर तुम मुझे तुम्हारे यहाँ कोई काम दो, मैं तुम्हारे उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। गुणरत्न उसे माफ कर देता है और उसे अपने खेत में काम देता है।